लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। और फिर आने वाले कुछ इश्यूज के ऊपर उनसे वहां पे बातचीत की गई। तो इस सारी सूरत हाल के तनाजुर के अंदर इस वक्त जो रिजवान अली साहब जो डिजाइन था ना, बेसिकली थोड़ी सी इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि हम जब प्राइम मिनिस्टर हमारे कहते हैं, हुकूमत कहती है कि ये इसराइल और इंडिया नेक्सस था और इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमलों का, खतरनाक हमलों का मंसूबा बनाया हुआ था और पाकिस्तान को हिस्सों बखरों में तकसीम करने का नापाक अज़ाइम जो है वो रखते थे। उसके बाद से कुछ हमारे यहाँ ये आस पाई जा रही है या ये तवक्को है कि फौरी तौर पे मामला जो है वो कूल डाउन हो जाएंगे, जो कि ऐसा लगता नहीं है। देखिए, पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर दो रियासतें हैं जो मजहब के बुनियाद के ऊपर वजूद में आई, एक इसराइल और एक पाकिस्तान। और एक ऐसी रियासत जो कि पाकिस्तान के शुरू दिन से जगराफिया की बुनियाद के ऊपर जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, यानी इंडिया, वो उसके पीछे इसराइल जो है वो खड़ा हुआ। लेकिन भट्टी साहब एक जुमला ले लीजिए और उस पर को भी साथ लेके चले जाइए। जब से मौजूदा हुकूमत आई है कम से कम 3 ऐसे वाकयात हुए। एक वो खातून हैं जिन्होंने MNA हैं रिजर्व सीटों से, जिन्होंने असेंबली में खड़े होके इसराइल के साथ ताल्लुकात और यहूदियों के साथ शादियां और सब कुछ उसकी वकालत की। फिर 2 और वाकयात भी हुए जिसमें मौजूदा हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा। तो इस बयानिए के बाद तो आप नहीं समझते कि वो सारे इल्जाम धुल गए और वो अगर कोई मूवमेंट हो भी रही थी तो उसको रिवर्स गेयर लग गया? देखिए, ये तो अब PTI की वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर खातून जो है वो अस्मा जो है वो मुंतखब हुई हैं, आसमा हदीद उनका नाम है, जिन्होंने करारदाद पेश की थी बाकायदा इस हवाले से कौमी असम्बली के अंदर, गो कि उस करारदाद को पजीराई नहीं मिली। और ये उन दिनों की बात है जब यहाँ पे शोर उठा था कि कोई इजरायली जो त्यारा है वो पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में इंटर हुआ है, उसकी तरदीद हुई थी हुकूमत की तरफ से। उस वक्त यानी उसके चंद दिन बाद ये मामला असम्बली के अंदर उठा था और उस वक्त उन्होंने इंडिविजुअली ये किया था। लेकिन उसके ऊपर अब पार्टी को चाहिए ना, उनकी PTI को चाहिए कि वो उनसे वजाहत तलब करें, जवाब तलब करें कि जी आप तो कह रहे थे कि यानी कि हैरान कुन तौर पे कुरान के और अहादीस के हवाले देकर यह साबित किया जा रहा था कि यहूदी जो है वो मुसलमानों के करीब आ सकते हैं। तो वो तो तश्त-ए-ज़बाम हो गया सारा मामला कि कितने करीब आ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद देखिए, हमने एक अलम बुलंद किया है अमन का और हम उसके ऊपर कमिटेड है। पूरी आलमी बरादरी को भी हमने बावर कराया है। अब देखते हैं दूसरी तरफ से जो एग्रेशन है वो ठंडा होता है मोदी का, और मोदी के जो डिजाइन है वो किस वक्त नाकाम होते हैं और उसके नापाक अज़ाइम जो हैं वो कैसे जमीन बोस होते हैं, ये देखने वाली बात है। और उसके लिए हमें बारकैफ तैयार रहना चाहिए हर हवाले से उसकी किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए। ठीक है राना साहब, एक बड़ा पंजाबी का मुहावरा है कि बंदा करे कवलियां ते रब करे सवालियां, हैं? सुना हुआ आपने? हाँ जी, बिल्कुल है। ये मुझे लग रहा है भारत के मामले में ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ भी। हम जो भी हमाकत करते हैं हमारा रब जो है उसको कवर कर लेता है। मैं ये एक शेर में आपके इस शेर के जवाब में सुनाना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं कि किसी आइन की मोहताज नहीं देन उसकी, किसी आइन की मोहताज नहीं देन उसकी। वाह, वो जो चाहे तो खताओं पे अता करता है। तो वो उसकी वाह 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 उसकी अता है, वो जो चाहे तो खताओं पे अता कर। हाँ, वाह, उसकी अपनी मर्जी है, उसको किसी आइन का पाबंद नहीं है। कि इंडिया एक इतनी बड़ी मंडी है। एक और बात इसमें ले लीजिए कि राइट नाउ जितना हमारा टोटल बजट है ना, टोटल बजट का लेआउट $60 बिलियन के करीब, मतलब आप समझ लें $6,000 के करीब, रुपीज के करीब 6,000 अरब के करीब हमारा टोटल बजट का लेआउट है। और उनका सिर्फ डिफेंस का जो बजट है भारत का वो 7,000 अरब रुपए के पास। अच्छा, और उसमें मेरा ख्याल है कि 4,000 अरब तो सिर्फ तनख्वाहों में और उसमें निकल जाता है जो भारत के का बजट है उसका। तो अब मैंने आपके प्रोग्राम में आप चूंकि मैं मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को फेंकेंगे नहीं, इस पर गौर करेंगे। मैं कह रहा हूँ आज आपने पहली बात भी जो की है वो भी फेंकने वाली नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब एक असले की नई दौड़ शुरू होगी खित्ते में।
भारत नया असला खरीदेगा, नए जहाज खरीदेगा, नए मिसाइल्स खरीदेगा। अब नेवी तो इंडिया की जो है वो हमसे बहुत ही ज्यादा है। 2 उसके पास त्यारा बरदार जहाज हैं, ठीक है, एटमी आप दोजे हैं उसकी। आप क्या बेचते हैं व्हेन इट कम्स टू नेवल वॉर, ठीक है। अभी जो राणा साहब बात कर रहे थे कि वो असले का, अगर आप तारीख उठा के देखें तो जो सुपर पावर्स होती हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहती हैं। सऊदी अरब और कतर की जब क्लैश हुई उसमें कतर को भी असला बेचा गया, हाँ। और सऊदी अरब को भी बेच बहा। ठीक है जी। फिर अगर आप माजी में देखें, जब रूस भी एक पैरेलल सुपर पावर थी, तो रूस डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों जो ये अमेरिका ये असला बेचते थे। फिर इसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का ऑलरेडी वो पहले पाकिस्तान यूएस की, अभी हमारे पास आधी जो फाइटिंग मशीन्स हैं वो यूएस की हैं, और इंडिया के पास पहले यूएसएसआर की होती थी। अभी वो उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर बन चुका है, और ये बात ठीक है, डेफिनेटली वो डील होगी, चाहे वो राफेल की डील हो या और आगे लेकिन अमेरिका ने तो F-16 की फैक्ट्री इंडिया में लगाने का ऐलान किया था। एमओयूज वगैरह हुए हैं, अभी मॉडलिटीज वगैरह वो मेरे ख्याल में शायद अभी आई डोंट नो उसकी एग्रीमेंट्स हुई हैं। कुछ और भी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ, और आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अभी जो मौसम वगैरह का हाल इंडिया ने बताना शुरू किया, और जो कश्मीर पर जो सब्सटेंस लिया, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने अपने एक कोविड-19 की जो वेबसाइट बना रखी है, उसके अंदर इंडिया को अपना, मतलब इंडिया के जो पार्ट हैं गिलगित बाल्टिस्तान और ये, उन सबको इंडिया का हिस्सा बताया था। तो बहुत अच्छी बात है, इनको अकल आ रही है, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी आ जाए तो बहुत अच्छा है। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो है मूवमेंट्स हो रही हैं दोस्तों बहुत सारी, जिसमें जहाज़ एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ आ जा रहे हैं, और उसमें एक इजराइल का जहाज़ इंडिया आया था। वो पाकिस्तान की, मतलब कुछ कांटेक्ट से होके या पता नहीं कैसे, और वो पाकिस्तान की सीमा से होके आया। इसके बाद दोस्तों, जो पाकिस्तानी आर्मी है और जो पाकिस्तान की सेना वगैरह, ये सब अलर्ट पे हो गई थी, और इनको ये पता चला कि इंडिया कुछ बड़ा करने जा रहा है, और इसमें इजराइल उसके साथ है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारी बातें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं कि भाई एक टाइम था जब आप ये कहते थे कि इजराइल के साथ हमें अपने ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, अपने रिश्तों को ठीक करना चाहिए। तो आप कैसे समझते हैं कि जब आप, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने LOC पे जो है बहुत सारे सैनिक अपने जो है बिठा लिए हैं, जो POK का एरिया है वहाँ पे, ताकि इनको अंदेशा है कि इंडिया कुछ करने जा रहा है, और इंडिया की तरफ से भी कुछ आई थिंक की मूवमेंट हुई होगी, तभी तो इनको कुछ किया इन्होंने। इसके बाद दोस्तों बात होती है बजट की, तो ये कहता है कि जी हमारा तो पूरा बजट ही 6,000 अरब रुपए के बराबर है, और इंडिया का डिफेंस बजट ही 7,000 अरब रुपए। तो दोस्तों एक चीज़ है कि इनको अपनी औकात जो है, ऐसे बंदे हैं, मैं समझता हूँ कि काफ़ी ठीक है, ये बंदा जो भी सच्चाई होती है उसको एक्सेप्ट करता है, ये मान लेते हैं कि इनकी औकात कोई नहीं है। तो खैर देखते हैं जो है भविष्य किस ओर लेके जाता है इनको। आई थिंक कि इनको गिलगित बाल्टिस्तान और जो POK का एरिया है उसको खाली करना पड़ेगा, और ये अगर राजी कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे हमें करवाना आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद बात होती है नेवी की, तो कहते हैं कि जी नेवी में तो हम कहीं टिकते ही नहीं हैं, नेवी में तो हमारी औकात ही नहीं है इंडिया के सामने टिकने की। तो उसके बाद दोस्तों ये कहता है कि चलिए देखते हैं भविष्य की तरफ, भविष्य में क्या होता है। बहुत से लोग बहुत सारे अंदाजे लगा रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला है। हम लोग भी ऐसे ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि अगर अमेरिका चाइना झगड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, और चाइना का ध्यान इंडो पैसिफिक की ओर जाता है, तो मे भी इंडिया पॉसिबिलिटी है कि अपना जो ये एरिया है इनके कब्जे में, उसको लेने की जो है ताकत हमेशा रखता है, और जब चाहेंगे ले लेंगे। लेकिन
हमें हर चीज़ हर कदम सावधानी से उठाना होगा। और इंडियन गवर्नमेंट आई थिंक कि अब सीरियस है इस मुद्दे पे कि हमें गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके का एरिया इनसे लेना ही लेना है। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता रहूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।